तो आज का टॉपिक ग्रेविटेशन है। एक नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आज। फर्स्ट डे वन का आज ये टॉपिक है और इसलिए यहाँ पे गुड हम मॉर्निंग सर। पार्ट वन ग्रेविटेशन का पार्ट वन यहाँ पे देखेंगे। जब भी बात मैं ग्रेविटेशन की करता हूँ तो हमारे पास सबसे पहले ये कुछ जो आप देख रहे हो यहाँ पे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशन जिसको बोलते हो आप, और ग्रेविटी या अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। सबसे पहले ये जानना होता है हमें कि भाई ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, इस दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा सवाल यहाँ पे यही होना चाहिए और मन में हमारे सबसे पहले यही बात आती है कि बहुत बार बोलने के लैंग्वेज में हम लोग बोल जाते हैं कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बातें हैं हमें लगता है कि बिल्कुल दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों क्या हैं, इसके बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन क्या होता है? ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उस किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों बॉडी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशन। The force of attraction between any two bodies in the universe is called gravitation। ये ग्रेविटेशन होता है। तो ग्रेविटी क्या होती है? तो यहाँ पे देखो मैंने ग्रेविटी लिखा है। ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो इसके बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, exerted by the earth on a body laying on or near the surface of the earth। has been given by the special name called gravitation। ये ग्रेविटी है, ठीक है। ये जिस नाम से आप इसको देख रहे हो, ये क्या है? ये ग्रेविटी है। अब मैं इन शॉर्ट आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों के डिफरेंस के बारे में बता दूं क्लियर। देखिए, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है सेंटर टू सेंटर, ये ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन होता है। और ग्रेविटी वो होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है आपका, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के नियर जो भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इसको जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, जैसे F इक्वल टू आप mg लिखते हो, तो ये होती है इसकी ग्रेविटी। ठीक है, मतलब जिस फोर्स से ये अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो होती है ग्रेविटी। और इसको अर्थ ग्रेविटेशनल पुल भी बोला जाता है। जबकि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगाएगा। अगर इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, तो ये जो बताएगा ये आपको ग्रेविटेशन बताएगा। तो ये डिफरेंस है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में। तो अभी एक टर्म्स हमारे पास और भी है जिसको मैं बोलता हूं, हम लोग नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी हाँ, क्या बोलते हो आप? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। इसको आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द एक्सेलरेशन, शॉर्ट में मैं एक्सेलरेशन को इस तरह से लिख रहा हूं, प्रोड्यूस्ड
in a body when it falls freely under the effect of gravity alone. Is called acceleration due to gravity. इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो स्पेशली डिनोट किया जाता है वो स्मॉल जी से, आपने देखा होगा स्मॉल जी से, और इसकी जो वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी होती है, ये आपको अच्छे से पता है, 9.8, जी हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। और भी नोट करने वाली बात है कि देखिए जो बॉडी होती है जब आप उसको ऊपर की तरफ, कोई भी बॉडी को जब आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो, है ना, यह बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीली फॉल करती है, तो दोनों ही केस में रिलीज हो रही है यहाँ पे मान लो रेस्ट से बॉडी रिलीज हो रही है, कुछ हाइट से रेस्ट से रिलीज हो रही है, और नीचे, और यहाँ पे आपने इसको नीचे से कुछ वेलोसिटी देके ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है ना। तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, ये इस केस में ऑल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ, जितनी भी फ्री फॉलिंग बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, वर्टिकली और डाउनवर्ड, ठीक है, ये होती है। और बॉडीज जो कि ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इसके लिए भी ऊपर बेसिक बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इस पे भी जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही फोर्स लगता है। You know, a freely falling body always has an acceleration 9.8 meter per second square, vertically downward, and it doesn't matter whether the body is rising or falling. जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे बॉडी राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों ही केस में आपका एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन यहाँ पे दोनों ही केस में होगा, ठीक है। Thus, when the body is rising, its velocity decreases at the rate of 9.8 meter per second every second until it reaches at the top of its motion, और at a particular instant, जबकि वेलोसिटी ये मैक्सिमम हाइट पे होती है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बॉडी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, इट स्टार्ट्स डाउनवर्ड जर्नी, जब वहां के बाद फिर से वो नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको इतनी सारी बातों के साथ साथ उस पॉइंट्स को भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहूंगा। क्या क्या पॉइंट्स हैं डिस्कशन का, वो मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख रहा हूं। पहला, द वैल्यू ऑफ जी, देखते जाओगे, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ना कि कैपिटल जी। कैपिटल जी के बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया। स्मॉल जी ये वेरीज स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। अब ये वैल्यू थोड़ी हर जगह पे चेंज होती रहती है, जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके बारे में अभी मैं पूरी डिटेल में आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है। और लेकिन इसके बारे में और भी चीज यहां पे मैं लिख दूं, however it is normally sufficiently accurate to use the value 9.8 meter per second square everywhere. Sufficiently accurate
to use a value 9.8 meter per second square everywhere. ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है लाइक ऑल एक्सेलरेशन, जितने भी एक्सेलरेशंस हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर. ठीक है, ये चीज आपको बहुत ही मार्केबल है कि देखिए एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये एक वेक्टर है और इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था. एक और पॉइंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहूंगा. थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए, द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी alone is a cause of uniformly accelerated motion. In one dimension. ठीक है, तो ये भी रीजन है, ये सब मेन पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है, और भी हैं उसको भी मैं लगातार यहाँ पे डिस्कस करता जाऊंगा. फोर्थ पॉइंट आप देखोगे, एक तो मैं जब भी बात करता हूँ वेट ऑफ द बॉडी, जैसे अभी मैंने दिखाया था, तो द वेट ऑफ द बॉडी वही लिखा है, इज द फोर्स एक्टिंग F इक्वल टू, या तो आप ma लेते हो, और अगर वर्टिकली डाउनवर्ड की बात होगी तो mg लोगे, है ना, on its mass due to gravitational attraction of earth. Gravitational attraction of the earth. और एक दो पॉइंट्स और भी हैं, मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस ही कर देता हूँ यहाँ पे. तो फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, तो देखेंगे फिफ्थ पॉइंट ये बता रहा है कि W जो है, जो कि mg है, तो यहां से G इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाय एम, है ना. G इक्वल टू W बाय एम आपने लिख दिया यहाँ पे. G कैन बी एक्सप्रेस्ड एट, अब देखो यहाँ पे G को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो न्यूटन पर केजी के फॉर्म में भी आप यहाँ पे G को एक्सप्रेस कर सकते हो. और सिक्स्थ पॉइंट आपके पास ये है, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, तो इस हाल में जो G की वैल्यू होगी वो इंडिपेंडेंट होती है मास, साइज, शेप ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी. G इंडिपेंडेंट of mass, size and shape of free falling body. अब ये आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मुझे याद है कि आपने नाइन्थ क्लास में ही बिल्कुल पढ़ा होगा कि उसमें आपने एक स्टोन यहाँ पे लिया होगा, स्टोन को एक हाइट से आपने गिराया यहाँ से, और वहीं पे एक कॉटन को आपने गिराया था. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता
तो दोनों जो बॉटम सरफेस है, दोनों पे, इस बॉटम सरफेस पे दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि स्टोन का, ऑब्वियस सी बात है, स्टोन का मास जो होगा वो ज्यादा होगा। तो स्टोन का मास ज्यादा होगा कॉटन से, है ना, तो मास से इंडिपेंडेंट हो गया। सेफ साइज, अब दोनों के सेफ साइज भी डिफरेंट है। कॉटन का जहां तक देखा जाए तो उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन दोनों को जब गिराया जाता है एक हाइट से, अगर किस केस में, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको हमेशा कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं किया आपने तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होने के केस में ही वो सेफ साइज सबसे इंडिपेंडेंट होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, दो मास बॉडीज ली हुई हैं, एक मास बॉडी m1 है, दूसरा मास बॉडी m2 है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए मैं लिख भी रहा हूँ, कंसीडर टू bodies of masses m1 and m2 that have a distance small r between their centers as shown in your figure. The m2 and m1 and the distance separation between them is r from its center. Then according to Newton's law of gravitation, क्या होगा कि इस दोनों के बीच की जो मैग्नीट्यूड होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ध्यान रहे हमेशा जो फोर्स ऑफ यहाँ पे ग्रेविटेशन होता है वो अट्रैक्टिव होता है बिटवीन द टू बॉडीज is F directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance। तो कंबाइन करेंगे इसको, 1 और 2 को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, तो F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी को जब आप रिप्लेस करोगे तो F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो g हमने लिखा है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे लिखा गया है। तो वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आप कह सकते हो। और जो g की वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट जो होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यूनिट हालांकि आपने निकाला हुआ है। तो g इक्वल टू f, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट आप यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन लिखोगे, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और मास इंटू मास मतलब kg स्क्वायर। तो इसलिए ये यहाँ पे ये यूनिट आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो।